अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से सबसे पहले हमारी तरफ से गुफ्तगू की जाती है। आज मौसम जो है ग़ालिबन गर्म नज़र आ रहा है और शहर फैसलाबाद के अंदर सूरज मियाँ आंखें दिखा रहे हैं और यूँ महसूस हो रहा है कि आज गर्मी के साथ साथ हब्स भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जुलाई के महीने के अंदर ये देखा जाता है कि गर्मी तो ज़्यादा होती है लेकिन इसके साथ साथ हब्स भी होती है। गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि देखने को तो बारिश का मौसम था, सूरज मियाँ भी नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी गर्मी आसमान पे थी और हबस इतनी ज़्यादा थी कि आप कहीं पे खड़े होकर 2 मिनट के लिए सांस भी नहीं ले सकते थे। पसीना बहुत ज़्यादा आता था, इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें। लेकिन आइंदा 24 घंटों के लिए वेदर कैसा रहेगा शहर फैसलाबाद का, देखेंगे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है, शहर फैसलाबाद का मौसम आइंदा 24 घंटों के लिए कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अगर मौसम की बात की जाए तो दिन के आगाज़ में शहर का मतलब जो है वो साफ़ है, लेकिन उसके साथ साथ गर्मी की जो शिद्दत है वो उसी तरह से बरकरार है। दर्जा हरारत की बात करें तो दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 77% है, जबकि हवाएं ना चलने के बराबर है। हवाएं ना चलने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी इंतहाई गर्म होने लगा है। तो उसके साथ साथ गर्मी का मौसम जो है वो भी सर चढ़कर बोल रहा है। तो फैसलाबादी इस गर्मी के मौसम से जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर शहर फैसलाबाद में जो है बारिश बरसेगी, अब्र रहमत बरसेगी और फैसलाबाद के मौसम को तब्दील करेगी, जिसकी वजह से गर्मी का जो जोर है उसके साथ साथ दर्जा हालत में इजाफा जो होता चला जा रहा है उसमें कमी आएगी। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप सूरत हाल से आगाह कर रही थी। आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल हब है। पाकिस्तान में मैशियत के हवाले से रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है इसे, और यहाँ पे बहुत सारे कारोबारी हजरात ऐसे हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ भी ताल्लुक़ है, क्योंकि जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे मौजूद हैं उतनी ज़्यादा इंपोर्ट भी की जाती हैं और एक्सपोर्ट भी उसी हिसाब से होती हैं। अगर पाकिस्तान में से सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद की बात की जाए तो एक बड़ी तादाद है जो कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता है और इसके साथ साथ बड़ी तादाद है जो इंपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता है। इंपोर्ट इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो गल्ला मंडी के कुछ ताजर पिछले दिनों आए थे, उनके साथ जब डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में से सबसे बड़ी मार्केट इंपोर्ट के हवाले से जो दालें की जाती हैं, दालें इंपोर्ट की जाती हैं या मुख्तलिफ चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं खाने के हवाले से, वो फैसलाबाद के अंदर मौजूद है। और अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात की जाए, आपको पता है कि फैसलाबाद के अंदर बहुत सारे कपड़े के हवाले से या फिर कॉटन इंडस्ट्री को अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बना के बाहर वैल्यू एडिट करने के बाद उन्हें एक्सपोर्ट जो है वो किया जाता है, ना सिर्फ किसी एक कंट्री में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात करें जिनमें यूके भी आ जाता है, यूएसए भी आ जाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, नामवर ब्रांड्स, जो कि पाकिस्तान से स्पेशली फैसलाबाद से अपना माल जो है वो तैयार करवाते हैं। अब देखना यहाँ पे है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनकी वजह से कौन से इश्यूज हैं जो कि ताजरों को फेस करने पड़ते हैं, क्या ये ताजरों के हक में जाते हैं? क्योंकि अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो प्लास्टिक को इंपोर्ट किया जाता है, उसके दाने को इंपोर्ट किया जाता है, बहुत सारे उसमें वैल्यू एडिट करने के बाद जो है वो चीज़ों को बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम डाइज को देखें, टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब कपड़े को रंग दिया जाता है, डाइज जो है वो इंपोर्ट की जाती हैं, उस पर कितना टैक्स होता है, फिर जब एक्सपोर्ट किया जाता है एक्सपोर्टर्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, रिबेट्स हैं, बहुत सारे और भी मामलात हैं। तो बारी बारी इन तमाम चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ, उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाता चलूँ। हमारे साथ मोहम्मद इस्माइल सोरवर्दी साहब मौजूद हैं जो कि एक जनरल सेक्रेटरी हैं कस्टमर एजेंट्स एसोसिएशन के। आपको वेलकम करते हैं इसी शो के अंदर। तो इस्माइल साहब, सबसे पहले कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से हमें बताइएगा। बहुत सारे ताजिर यहाँ पे आते हैं, कुछ को समझ लगती है, कुछ को नहीं लगती, और कुछ हमेशा वो कहते हैं ना कि डाउट में रहते हैं, यार ये क्या स्कीम मुतारफ़ करवा दी गई है। बहुत सारों को तो जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ देने के लिए स्कीम्स मुतारफ़ करवाई जाती हैं उनका भी सही से पता नहीं लग पाता और वो फ़ायदा उठाने से महरूम रह जाते हैं। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के हवाले से आप कुछ डिफाइन कीजिएगा। इसमें इस तरह है कि एक SRO 2021 में आया था, SRO 957। इससे पहले मुख्तलिफ स्कीमें चल रही थी, SRO 450 था,
उसमें आप ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके तो एक्सपोर्ट कर सकते थे। सर माजूद चाहूंगा आपकी बात कर रहा हूँ, SRO है क्या? SRO नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को कहते हैं SRO 957 जो है ये 2021 में आया। तो उससे पहले मैं अर्ज कर रहा था कि इससे पहले 450 था SRO, 327 था, एक 492 था। ये सारे एक्सपोर्टर्स की सहूलत के लिए थे कि आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके उसको री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम पहले ड्यूटी पे करें, फिर बाद में रिबेट क्लेम करें और पहले वो अपनी कैपिटल जो है वो ब्लॉक करे, तो हुकूमत ने ये सहूलत दे रखी थी। अब जो 2021 में आया है नया SRO 957, उसमें यह है कि उन सबको मर्ज कर दिया गया है और उन सबको मर्ज करके एक हब बना के उसमें सबको वहाँ रख दिया कि आप यहाँ से इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसे मैन्युफैक्चरर जो एक्सपोर्ट करते हैं वो अगर इंपोर्ट करेंगे, मशीनरी इंपोर्ट करेंगे, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, या वो लोकल परचेज करते हैं, उसके लोकल परचेज पे सेल टैक्स 0 रेटेड हो जाएगा। और अगर बाकी मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स सब कुछ फ्री हो जाता है। तो ये एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत हुकूमत ने दी है और आपकी बात 100% दुरुस्त है। बहुत सारे लोग वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो इस वजह से वो कहते हैं शायद ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अभी तक लोग अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि ये जो SRO 957 है इसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो वो उसके लिए तैयार नहीं हो रहे। मतलब इवन यहाँ तक कि जिन लोगों ने SRO 450 और 327 में लाइसेंस ले रखे हैं, वो भी इधर आने के लिए अभी इतने देनी तौर पे तैयार नहीं है कि इसको हम कैसे करें। वो भी समझते हैं कि पता नहीं ये क्या है। लेकिन 14 अगस्त को इस साल, ये अगले महीने, पिछले सारे SRO जो है 450, 327 वगैरह ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ 957 रह जाएगा। सबको इसमें आना पड़ेगा। तो इसकी ज़रा डिटेल्स बताइएगा, है क्या और किस तरह से इसमें आ सकते हैं, इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो SRO में दी गई है। वो डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर्स ने, मैन्युफैक्चरर ने देने हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात है जो मैं बताता चलूँ कि इसमें जो कमर्शियल एक्सपोर्टर है वो भी बेनिफिट ले सकता है। जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है, कमर्शियल एक्सपोर्टर है कि बाजार से चीज़ें खरीदी, तैयार करवाई, एक्सपोर्ट कर दी। और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर यह है कि मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा लेकिन खुद एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी एक्सपोर्टर को माल सप्लाई कर रहा है। ये सारे लोग इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। ड्यूटी फ्री का भी उठा सकते हैं, सेल टैक्स 0 रेटेड का भी उठा सकते हैं। और ड्यूटी फ्री से मीन के ड्यूटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स सब कुछ माफ़ हो जाता है। और वो SRO में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो हमारे ऑफिस में फाइलों में लगे होते हैं। एक लिस्ट आती है केवल 20-25 डॉक्यूमेंट्स की। तो सेल टैक्स रिटर्न देनी पड़ती है, इनकम टैक्स रिटर्न देनी पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट, वो सारा करके कस्टम में अप्लाई करें। और आजकल तो बड़ी मौज है कि हमारे यहाँ जो कलेक्टर साहब हैं, सईद भट्टू साहब, वो माशाल्लाह इतने मतलब ज़बरदस्त ऑफिसर हैं। यकीन करें मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़बरदस्त ऑफिसर नहीं देखा। इसलिए वो खुद चले जाते हैं एक्सपोर्टर के पास कि आप आएँ हमसे बेनिफिट लें। मुख्तलिफ एसोसिएशन में जाके उन्होंने इसको ब्रीफ किया इस SRO को, आए हमारे पास, और मेरा ख्याल 15 से 20 दिन के अंदर अंदर वो डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद लाइसेंस मिल जाता है और आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। और जो मैं अपने नाजरीन को, अपने फैसलाबाद के जो मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनको ये गुजारिश करूँगा कि इस SRO के तहत अगर लोकल परचेज पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लोकल परचेज करते हैं तो आपका सेल टैक्स जो है वो 0 रेटेड हो जाएगा। वो सेल टैक्स की रकम जो सेल टैक्स में आप पहले जमा करवाते हैं, फिर रिफंड करवाते हैं, कई माल लग जाते हैं, मसाइल आते हैं, वो 0 रेटेड जब हो जाएगा तो आपको, तो आपकी तो कैपिटल जो है वो बच गई, आप उसको आगे लाखों करोड़ों रुपए बच सकते हैं। हाँ जी। तो मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी आप जैसे स्कीम्स बता रहे हैं आम ताजरों की नज़रों से ओझल रहती हैं, तो क्या कुछ ऐसा मुतारफ़ करवाया जा रहा है जिससे गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई स्कीम दी जाती है तो वो आम ताजरों के अंदर उसे पब्लिक किया जाए या फिर समझाया जाए उनको जाके? अब ये तो नहीं ना कि कलेक्टर साहिबा या फिर कलेक्टर साहब मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाएं और मुख्तलिफ ऑफिसर्स जाएं, उनको जाके समझाएं। कोई वेबसाइट होनी चाहिए, वहाँ पे तमाम तरह वीडियोज़ लगा दी जाएँ, कोई ट्यूटोरियल्स दे दिए जाएँ। हाँ जी, ऐसा FBR की वेबसाइट पे बिल्कुल SRO भी मौजूद है, उसके बेनिफिट्स भी मौजूद हैं, उसकी सारी डिटेल मौजूद होती है। जब कोई पढ़ना चाहे उस वेबसाइट खोल के उसको पढ़ सकता है। और सबसे बड़ी सहूलत तो कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स हैं। आप किसी भी एजेंट को भले काम उसे दें ना दें, वो एक अलग कोई मसला नहीं। ये तो जिसको आप जिससे सेटिस्फाई हैं उसी के पास ही जाना है।
लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप फ़ोन करके किसी से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त स्कीम है। मैं कहता हूँ अफसोस ये हो रहा है कि फैसलाबाद के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरफ आने से कतरा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, इसमें सबको आना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। मैं अगर एक्सपोर्टर हूँ, मैं बाजार से कोई चीज़ परचेज करता हूँ तो मैं उसको वो लाइसेंस दूंगा और उससे सेल टैक्स 0 रेटेड लूँगा। अब क्या होगा, वो मुझे तब ही 0 रेटेड दे सकता है अगर वो खुद भी रजिस्टर्ड है और वो खुद भी आगे इस लाइसेंस होल्डर हो, ताकि उसने भी तो आगे से रिफंड लेना, माफ़ करवाना है ना, अदरवाइज वो रिफंड कहाँ से लेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सबको इसके अंदर आना पड़ेगा। ज़हनी तौर पे जैसे आप जानते हैं कि शुरू से ही फैसलाबाद में एक रवायत है कि डॉक्यूमेंटेड नहीं होना, हमने कोशिश करते हैं रजिस्ट्रेशन से बच जाएं, डॉक्यूमेंटेशन से बच जाएं, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त स्कीम है, इसमें अट्रैक्शन इतनी है, खुद ब खुद आना पड़ेगा बेनिफिट उठाने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे ये बताइएगा कितने परसेंट ताजर आ चुके हैं और अगर नहीं आ रहे तो किस वजह से नहीं आ रहे? देखें, 2021 में जब ये स्कीम आई थी तो कस्टम्स की तरफ से तब ही अनाउंस कर दी गई, तब ही लाइसेंस देने शुरू कर दिए गए, लेकिन बहुत कम तादाद में लोग इस तरफ आए। यहाँ तक कि फिर FBR को टारगेट देना पड़ा, यहाँ की कलेक्ट्रेट को, कि आपने 30 जून तक इतने लोगों को इधर कन्वर्ट करना है। और फिर कस्टम स्टाफ ने जाके इवन इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के पास जाके भी उन्हें कहा कि जनाब इस स्कीम में आए। और सबसे अच्छी बात है कि जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं फैसलाबाद के, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे थे, वो फौरी तौर पर आ गए, वो शुरू में ही आ गए थे। लेकिन जितने जो छोटे एक्सपोर्टर हजरात हैं वो अभी तक इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब काफ़ी तादाद में लोग आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब वो मार्केट में जाते हैं परचेज करने के लिए तो वो कहते हैं कि हमें 0 रेटेड इनवाइस चाहिए, देन उनको पता चलता है कि हो अब तो हमें भी EFS लेना पड़ेगा। इसे EFS एब्रीवेशन में कहते हैं, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम। तो अब इस तरफ आ रहे हैं लोग। तो क्या जब कोई स्कीम तैयार की जाती है, जैसे एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की आप बात कर रहे हैं, तो क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लूप में लिया जाता है स्कीम? हाँ जी, बिल्कुल। बाकायदा कलेक्ट्रेट्स को लेटर लिखे जाते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, उसकी राय ली जाती है, मुख्तलिफ एसोसिएशन, इवन ये तो हर साल बजट में भी हर ट्रेड एसोसिएशन को लेटर आता है कि आप बजट के मतलब अपनी तजावीज़ दें। तो लाम वाला मेरी जो फील्ड है मैं उसी के मतलब ही तजावीज़ दूंगा। तजावीज़ लोग देते हैं, उनको कंसीडर किया जाता है, लेकिन पसे पर्दा भी कई मामलात होते हैं जिसकी वजह से बाज़ औक़ात उन तजावीज़ पे गौर नहीं किया जाता, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ ज़रूरी नहीं वो मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद हो, शायद वो मेरी रात के लिए ही फ़ायदेमंद हो, इस तरह से भी होता है। लेकिन गवर्नमेंट इसमें स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इवन फेडरेशन को इन्वॉल्व करती है, सबकी राय लेके फिर बनाती है। और ये SRO जो है इसमें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल, पहले जो SRO थे उनकी हर साल रिन्यूअल करवानी पड़ती थी। इस SRO में रिन्यूअल जो है वो 5 साल के बाद होगी। अच्छा, पहले जो है SRO जो थे उनका ऑडिट जो था हर साल करवाना पड़ता था। इसमें ऑडिट का भी उन्होंने स्लैब बना दिए, किसी का 2 साल बाद है, किसी का 3 साल बाद है, किसी का 5 साल बाद। इस तरह से यानी ये सहूलतें दी हैं। अब देखिए, वो फाइल जो मैं हर साल लेके ऑफिस में घूमता था, 5 साल बाद मुझे जाना पड़ेगा। फिर इसमें उन्होंने बेसिकली जैसे एक इससे पहले स्कीम आई थी PSW, वीबोक क्या है, वो जैसे हम अपना ईमेल आईडी बनाते हैं इस तरह से एक आईडी बना दिया जाता है कस्टम में। अब आप जो कुछ भी करेंगे वो आपके आईडी से होगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। फिर उसको मजीद इम्प्रूव किया तो नई स्कीम आई PSW, कोई 15-20 महकमों को इकट्ठा करके एक हब बना दी गई PSW में, पाकिस्तान सिंगल विंडो। अब उसमें बैंक भी शामिल हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल है, लेबॉर्ट्रीज भी शामिल है, कस्टम भी शामिल है, यानी वो सारे एक ही सर्कल में है, जिसको जो चीज़ चाहिए वो एक दूसरे से वो ले रहे हैं। तो PSW में सहूलत हो गई, तो बजाय मुख्तलिफ महकमों में जाने के आप एक ही महकमे। फिर सहूलत ये भी गवर्नमेंट ने दे दी कि आप कस्टम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आईडी पासवर्ड लेने के लिए, आप अपने दफ्तर में बैठ के बना सकते हैं, जैसे ईमेल का मैंने बताया आईडी बना सकते हैं। तो ये हर स्कीम जो आती है ये सहूलत के लिए आती है। वो अलग बात है अगर मेरे हक में फिट नहीं बैठ रही, मैं कहीं से कोई कुछ चोरी कर रहा हूँ, तो अब मुझे पता चला कि मैं पकड़ा जाऊँगा, तो मैं कहूँगा जी SRO ठीक नहीं है। अदरवाइज हर स्कीम जो है वो इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर की सहूलत के लिए ही आती है। तो क्या इन स्कीम्स के अंदर भी चोर रास्ते होते हैं जो अक्सर कस्टम्स के लिए यूज करते हैं? ये जो नई स्कीम आई है ना, इसमें मैक्सिमम रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं, चोर रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और यही जब बैठ के गौर किया जाता है तो यही सोचा जाता है कि बेनिफिट्स क्या दे सकते हैं
और टैक्स चोरी कैसे रोक सकते हैं। तो स्कीम में जो चूंकि वो हब बन गई ना, अभी तो उधर भाग नहीं सकते। अच्छा, फिर दिलचस्प बात यह है कि ये ऑनलाइन सिस्टम है, मैनुअली हम अप्लाई करते हैं जस्ट फॉर रिकॉर्ड के, वहाँ हमारी एक फाइल रिकॉर्ड में मौजूद रहे, लेकिन ये सारा ऑनलाइन है। जब ऑनलाइन काम हो रहा था ना, उसमें फिर आप किसी बंदे से जब मुलाकात ही नहीं आपकी होनी, ऑनलाइन काम हो रहा है, तो लिहाजा वो आपको उससे लेन देन का मसला, लेन देन का मसला। अब फिर ये भी नहीं पता होता कि उस वक्त ऑपरेट कौन कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये कस्टम का सबसे बड़ा एक है कि देखिए हमारी जीडी है, जब हम क्लियरेंस के लिए अप्लाई करते हमें नहीं पता होता अप्रेजर कौन है, हमें नहीं पता होता एग्जामिनर कौन है। वो खुद ही एग्जामिनेशन करते हैं, अप्रेजमेंट करते हैं। अगर हमें उस पर एतराज़ हो तो अगले फोरम पे हम अपील कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि आपस में जो है ना वो डिस्टेंस बनाया जाए। हाँ जी, ताकि लोगों की मुलाकात जो है वो ये वैसे एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से कि फेस टू फेस इंटरेक्शन को ही कम कर दिया जाए और इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल जो है हाँ वो किया जा रहा है। और इससे मेरा ख्याल है बहुत बड़ी करप्शन से जो है वो बचा जा सकता है। बाज़ बात ये होता है कि जब आप क्लियरेंस के लिए एक एंड पे जाते हैं, कितने करोड़ का या कितने अरब का माल है ये देख के फिर उस हिसाब से चीज़ें जो है समटाइम्स डिसाइड की जाती थी, लेकिन अब जो है आपको पता ही नहीं होगा कि पीछे ऑपरेट कौन कर रहा है। लेकिन फिर भी स्टिल गैप्स तो होते हैं ना, जिसने काम करना होता है वो एंड लूप्स तक पहुंच जाता है। बेसिकली जो कंप्यूटर भी ऑपरेट कर रहा है वो भी तो कोई बंदा ही कर रहा है। हाँ। कहीं ना कहीं चोर आते तो निकल आते हैं। ये तो एक माली मामला है ना, हमारे तो यहाँ मजहब के मामलात में भी लोगों ने चोर रास्ते मतलब तलाश कर लिए होते हैं। लेकिन ये है कि जो हर छोटी छोटी चीज के ऊपर हो ना, वो उसमें कमी होगी किसी हद। हाँ जी, बहुत ज्यादा जो ताल्लुक है ना अमले के साथ, वो कम कर दिया गया है। मेरा ख्याल है इसमें शायद पूरे प्रोसेस में किसी क्लर्क से कोई वास्ता नहीं पड़ता, किसी भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर का क्लर्क के साथ वास्ता नहीं पड़ता। तो जब वास्ता नहीं पड़ेगा तो खर्चा भी कम हो जाएगा। कितनी इंपोर्ट्स हो रही हैं और कितनी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं? इंपोर्ट की तो जो है बात है ना जी, पिछले दिनों हुकूमत ने अनाउंस भी किया था कि बैंकों को कह दिया कि जी ठीक है इंपोर्ट खोल दी गई, लेकिन अगर आप हकीकत को जानना है तो इंपोर्ट खोल ही नहीं गई। बस वो कह लें कि एक लॉलीपॉप दिया गया है कि जी एलसीज बिल्कुल भी नहीं खोली। नहीं एलसी, हाँ जी वही डॉलर का मसला आ रहा है, बैंकों के मसाइल आ रहे हैं। बैंकों से डॉक्यूमेंट्स नहीं इंपोर्टर्स को मिल रहे, वही कंटेनर पोर्ट पे पड़े हैं, डैमेज डिटेंशन पड़ रही है, एज इट इज ही चल रहा है सारा। तो इस सूरत हाल को अलबत्ता इसमें ये हुकूमत की मेहरबानी कि इतना उन्होंने एहसान किया है कि जो इंपोर्टर कम एक्सपोर्टर हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आ रहा, क्योंकि वो माल इंपोर्ट होकर एक्सपोर्ट होना होता है, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज आता है, इस वजह से उसको नहीं रोका गया। फूड के जो आइटम हैं उनको नहीं रोका गया, इवन हेल्थ के जो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी जल्दी मिल जाते हैं। इस तरह से कुछ ऐसे शोबे हैं जहां डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन एक रेगुलर इंपोर्टर जो है, कमर्शियल इंपोर्टर जो, उसके लिए बहुत मसाइल है। इंपोर्ट बंद होने से जो एजेंट्स हैं इनको क्या नुकसान होते हैं? सिर्फ एजेंट्स को नहीं, हर बंदे को नुकसान होता है। देखें शायद आपने सुना हो कि आज से 1-2 साल पहले ये बहुत बात थी कि फैसलाबाद में लूम के लिए लेबर नहीं मिलती, कारीगर नहीं मिल रहे। वजह क्या थी? हर बंदा मसरूफ था, हर बंदा कहीं ना कहीं फिट था। लेकिन अब आप ड्राई पोर्ट्स देखें, ये पंजाब हुकूमत की नाकस पॉलिसी की वजह से वीरान पड़े हैं। इन्होंने एक वो टैक्स लगा रखा है पिछले कई साल से 0.9%, कि जो ड्राई पोर्ट से क्लियरेंस करवाएगा उसको 0.9% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और मुसीबत यह है, अफसोस की बात यह है कि जो पंजाब के इंपोर्टर हैं इनको पहले कराची में 1.25% पे करना पड़ता है सिंध गवर्नमेंट को, फिर जब वही अपना माल ड्राई पोर्ट पर लेकर आते हैं तो यहाँ पर 0.9% पे करना पड़ता है। तो आज आपको पता है ये कंपटीशन का दौर है, कैसे मुमकिन है कि एक बंदा 0.9% एक्स्ट्रा पे करे और फिर वो दूसरे का मुकाबला भी कर सके। हमने दुनिया का मुकाबला करना है, हमने भारत का, बांग्लादेश का, चाइना का, इनका मुकाबला करना है। तो हमें तो चाहिए कि इसकी सहूलत दी जाए। अब ड्राई पोर्ट वीरान पड़े हैं, कम से कम 6000 बंदा जो ड्राई पोर्ट पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व था, ट्रांसपोर्टर थे, क्लियरिंग एजेंट थे, शॉपकीपर थे, लेबर थी, इवन लेबर। अब आप ड्राई पोर्ट पे जाएं आपको लेबर का बंदा ही नहीं मिलेगा, काम नहीं है तो लेबर कहाँ से आएगी? तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा फर्क तो इससे पड़ता है। आपको क्या लगता है बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? बेहतरी ऐसे, बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये सवाल, यही हल है इसका। चले इसका हल फिर डिटेल में आपसे लेते हैं, उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मोहम्मद इस्माइल हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। इस्माइल साहब, हल के बारे में आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहता हूँ वही से कंटिन्यू करें आप। सॉरी, आप जो मसाइल थे इनके हल से के हवाले से ब्रेक से पहले गुफ्तगू करना चाह रहे थे, मैं चाहता हूँ हाँ जी, मसाइल का जो हमारे कस्टम से रिलेटेड मसाइल होते हैं आवाम के, उसमें सबसे देखें मसाइल जब काम होता है तो मसाइल भी साथ होते हैं। और स्पेशली जो हम बात कर रहे थे पंजाब गवर्नमेंट की, वो जो 0.9% का हल है उसका हल ये है कि जब पंजाब गवर्नमेंट ने ये SRO जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया, तो उसमें यह था कि जो भी माल क्लियर होके बाय रोड आएगा या बाय ट्रेन आएगा या जो ड्राई पोर्ट्स पर आएगा, इस पर 0.9% जो है वो पे करना होगा। इसे कहते हैं पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। अब प्रॉब्लम यह है कि जो ड्राई पोर्ट पर माल आ रहे हैं, लाहौर ड्राई पोर्ट है, लाहौर में 3-4 ड्राई पोर्ट हैं, फैसलाबाद में है, समड़ियाल में है, मुल्तान में है, रावलपिंडी में, यहाँ पर जो माल है इन पर तो 0.9% लग रहा है। लेकिन अब हमारा सारा रेवेन्यू जो है पंजाब का वो सिंध शिफ्ट हो गया। लोग कराची से डायरेक्ट क्लियरेंस करवाते हैं और अपनी फैक्ट्री में माल ले आते हैं, अपने प्रीमिसेस पे ले आते हैं, तो वहाँ सिर्फ 1.25 पे करते हैं। तो लिहाजा हुकूमत को ये चाहिए कि पंजाब के ड्राई पोर्ट्स हैं इन पर 0.9% ख़त्म कर दे और इनको बाय रोड लगाए। जो कराची से क्लियर होकर माल आ रहा है ना, उसके ऊपर लगाएं, ताकि लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है वो ड्राई पोर्ट्स पर लेकर आएँ। उन्हें पता है कि अगर हम कराची में 1.25 पे करके आ रहे हैं, तो जब बाई रोड हम आएंगे तो रास्ते में फिर हमें पंजाब के अंदर दाखिल होते वक्त पे करना पड़ेगा 0.9%। ये 0.9% उस पर लगाएं जो कराची से क्लियर होकर पंजाब में आ रहा है, ताकि लोग अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई पोर्ट्स पर लाएं। देखिए, शहर की रौनक बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उसको फ़रोग मिलेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट को फ़रोग मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेबर इन्वॉल्व होगी। आप यकीन कीजिए, ड्राई पोर्ट पर एक शहर आबाद था, पूरा शहर, मतलब उसमें फ़ोटोकॉपियों वाले 4-5 थे, जलेबियों वाला था, एक मोची था, एक नाई था, वो सारे यानी मसरूफ़ थे ना ड्राई पोर्ट के लोगों के साथ। अब वहाँ वीराना है, यकीन करें जाके देखें, बिल्कुल वीराना है। किस वजह से? 0.9% एक्स्ट्रा हम क्यों पे करें हम कराची से? और ये पंजाब का रेवेन्यू जो है ये सारा सिंध में जमा हो रहा है। और सिंध में सियासतदान जो है वो जब उठते हैं तो वो नारा लगाते हैं जी 70% रेवेन्यू हम जमा करवाते हैं। ये हमारी पंजाब गवर्नमेंट की नाक़िस पॉलिसी की वजह से रेवेन्यू उधर जा रहा है। अदरवाइज थोड़ा सा इसको चेंज कर दें तो ये सारा माल जो सिंध से क्लियर हो रहा है, कराची से क्लियर हो रहा है, वो ये पंजाब के ड्राई पोर्ट्स पर आएगा, फिर रेवेन्यू यहाँ पे जमा होगा और उसमें पंजाब को हुकूक भी ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मुझे ये बताइएगा कि जैसे हल आप बता रहे हैं, ऐसे हो क्यों नहीं पा रहे? वो जो हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, हर बंदे का अपना इंटरेस्ट है, हर बंदे के एक अपनी। देखें, हमारी मुलाकात हुई पंजाब के वज़ीर ख़जाना से चंद साल पहले, हमने उन्हें सारा ब्रीफ किया, वो मुतमईन भी हो गए। जब उन्होंने अपने अमले की तरफ देखा, क्यों भी आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि जी हमने 8 माह में 5 अरब रुपए इकट्ठा किया है, अगर हम ये 0.9% ख़त्म कर दें तो 5 अरब कहाँ से लें? जब ये बात हुई तो वो हमारी तरफ देखे, जी बताएं आप क्या हाल है। तो मैंने कहा जी आप इसको सादकाबाद चौकी बनाए जो कराची से क्लियर होकर आ रहा है, उसके ऊपर लगा दें, तो देखें ये 5 अरब की बजाय 50 अरब इकट्ठा हो जाएगा। मगर उसमें फिर वही बात आ गई कि हर किसी का कोई अपना इंटरेस्ट होता है, मगर वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। पिछले साल भी हमें ये कहा गया था कि जी बजट में अनाउंस कर देंगे, लेकिन जब बजट आया तो इसका कोई तस्करा नहीं था। और ये बड़ी ज़्यादती हो रही है पंजाब के इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर्स के साथ। जो भी इंपोर्ट करता है उसके साथ बहुत ज़्यादती है। अब मज़े की बात यह है कि अगर हम बायर माल मंगवाते हैं उस पर भी पे करना पड़ता है, जबकि उसमें कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से का कोई इतना ताल्लुक नहीं होता। 5 kg का, 2 kg का, 500 ग्राम का पार्सल होता है, उस पर भी पे करना पड़ता है। हम बाई रेल लेके आते हैं, उस पर भी पे करना पड़ता है। तो फिर अब ये जब तक सियासी मफादात को साइड पे नहीं रखा जाएगा, मुल्क तरक्की कैसे करेगा? बस यही हमारी तरक्की में ऐसी बेशुमार रुकावटें हैं। मैंने एक तजवीज़ दी थी हुकूमत पाकिस्तान को कि आप इसे 1% फॉर ऑल लगा दें, चारों वज़राए आला को इकट्ठा करके उनकी राय लेके उनको मसला बताएं, ताकि देखें आइन के तहत हुकूक तो सारे पाकिस्तानियों को, हर शहरी के एक जैसा ही है ना। तो फिर पंजाब सिंध के लिए 1.25 और पंजाब के लिए 2.15 क्यों है, इनके लिए ज़्यादा क्यों है? इसको जनरली लगा दिया जाए 1% फॉर ऑल,
जो पंजाब से क्लियर करवा रहा है वो 1% यहाँ जमा करवा दे, जो सिंध से करवा रहा है वो सिंध में करवा दे। हर सूबे का अपना अपना रेवेन्यू इकट्ठा होगा, 1% वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेट उसको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मुझे ये बताइएगा कि सियासत कितना असर और रसूख रखती है इन तमाम मामलात के अंदर? उनके अपने स्टेक्स भी तो होते हैं। सियासत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो इतना अमल दखल नहीं, नो डाउट। ज़्यादातर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हजरात हैं उनका भी किसी न किसी हवाले से सियासत से ताल्लुक़ होता है, लेकिन अब सियासत वाली बात रही नहीं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की, इसलिए कि जो ड्यूटी टैक्स का स्लैब है वो इतना डाउन हो चुका है कि वो इतना ज़्यादा उससे देखें ना, अब इम्पोर्टर कम एक्सपोर्टर के लिए ड्यूटी फ्री कर दी गई। अब उसमें सियासत का क्या वो फ़ोन करवाएगा किसी को कि ड्यूटी कम कर दो। नंबर 2, हुकूमत ने मैक्सिमम आइटम्स पे जो है वैल्यूएशन रूलिंग्स लगा दी हैं, तो उसकी अमाउंट फिक्स कर दी है कि ये आइटम आया तो ये $1 पर पीस में क्लियर होगा, लिहाजा वहाँ भी लेन देन का इशू जो है वो ख़त्म हो गया। जो भी मंगवाएगा उसको वो वैल्यूएशन रूलिंग के मुताबिक क्लियर करवाना पड़ेगा। और तीसरा ये कि चूँकि अब कंप्यूटर अब तो वन कस्टम हो गया ना, एक ही क्लिक पे आपको पता चल जाता है कि ये आइटम सिंध में किस रेट पे हो रहा है, पंजाब में के ड्राई पोर्ट्स पे किस रेट पे हो रहा है, और दीगर शहरों के जो मतलब पोर्ट्स हैं वहाँ पे किस वैल्यू पे हो रहा है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के मसाइल तो बताए, एजेंट्स के मसाइल भी बताएं। एजेंट्स के मसाइल में सबसे पहला बड़ा मसला जो है, ये जो अलार्मिंग भी है, इस पर गौर भी करना चाहिए कि हर पोर्ट पर बेशुमार ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो लाइसेंस होल्डर नहीं है। देखिए, मुझे 38 साल हो गए हैं इस फील्ड में, मेरा 38 साल का तजर्बा, प्लस मैंने टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, सिक्योरिटीज जमा करवाई, उसके बाद मुझे लाइसेंस मिला कि आप पोर्ट पर काम कर सकते हैं। अब जो है वो क्या होता है कि एक मेरे ही पास काम करने वाला बंदा जिसने 2 महीने काम किया, अब वो रिमोट को समझ जाता है, लेकिन उसको कानून का नहीं पता, सिर्फ प्रोसीजर का पता है कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। वो जाके वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है, और ना उसकी कोई क्वालिफिकेशन ज़्यादा होती है, ना उसकी कोई सिक्योरिटी जमा हुई है। लिहाजा वो क्या करता है, पार्टी से एक अथॉरिटी लेटर लेता है और वो वहाँ पे काम शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से भी जो बाकायदा लाइसेंस होल्डर क्लियरिंग एजेंट्स हैं वो बहुत मुतासिर हुए। और ये वो लोग हैं जो कल को कोई रिकवरी निकलती है, कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है, तो इनका कोई अता पता नहीं होगा ये कहाँ पे है, इसलिए उन्होंने तो लाइसेंस ही नहीं लिया। और अगर उन्होंने अथॉरिटी लेटर पर भी काम करना है तो एक वक्त में एक पार्टी का अथॉरिटी लेटर इस्तेमाल करें ना, ऐसा तो नहीं है कि 10 पार्टियों का अथॉरिटी लेटर लेकर 10 का काम करें, तो फिर हमने जो इतना कष्ट काटा, लाइसेंस लिया, उसका क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि जो लाइसेंस होल्डर होता है ना, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो पाबंद होता है, उसने कस्टम के साथ एक बाकायदा एग्रीमेंट किया होता है, लिख के दिया होता है कि मैं ये करूँगा। तो एक तो ये अहम मसला है। दूसरा मसला जो है वही है कि सारा जो माल कराची से क्लियर हो रहा है, पंजाब के सारे क्लियरिंग एजेंट फारग बैठे, ये भी बहुत बड़ा मसला है, हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। इसमें पंजाब का फ़ायदा है, 0.9% को बाई रोड लगाएं और ड्राई पोर्ट्स पर ख़त्म करें, पंजाब गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बेपनाह इजाफा होगा। आपको नहीं लगता कि ये जो कस्टम एजेंट्स की आप बात बता रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? कस्टम एजेंट्स के खिलाफ जो जाली एजेंट्स बने होते हैं, 2-2 माह काम करने, हुकूमत ने ऑप्शन दी है कि आप सेल्फ क्लियरेंस भी करवा, आप एजेंट नहीं इन्वॉल्व करना चाहते तो आप अपनी क्लियरेंस खुद करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बंदा भेजना होगा ड्राई पोर्ट पर। वो उसी का बंदा उठा लेते हैं एजेंट, वो हमारा ही बंदा उठा के अपना बंदा बना लेते हैं, लेकिन पैसे बच जाते हैं। वो करवाएं, मगर एक वक्त में एक बंदा एक अथॉरिटी लेटर पर काम करे, 10 अथॉरिटी लेटर पर काम आ जाए। तो इसके लिए कोई मुनासिब कानून साजी? हाँ जी, इसके लिए कानून साजी हो भी रही है। यहाँ पर भी हमारी कलेक्टर ऑफ कस्टम से भी बात हुई थी, इन्होंने तो सख्ती की यहाँ पे कि ऐसे जितने भी क्लियरिंग एजेंट्स हैं जो बगैर लाइसेंस के काम कर रहे हैं, या तो वो लाइसेंस लें या फिर मैं उनका दाखिला बंद कर दूंगा। तो उसका नतीजा ये हुआ, फिर कुछ क्लियरिंग एजेंट्स ने जो इस तरह के लोग थे उन्होंने लाइसेंस ले लिए। देखिए, अब लाइसेंस ले लिया ना, अब वो कानून के दायरे में आ गए, अब ठीक है, काम करें। चलें, इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मोहम्मद इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। इस्माइल साहब, इंपोर्ट के हवाले से तो आपने बहुत सारे इश्यूज़ बताए और उनको हल कैसे किया जा सकता है, क्या क्या मसाइल दरपेश आते हैं इंपोर्टर्स को भी और इसके अलावा वहाँ पे एजेंट्स को भी, ये भी आपने बताया।
एक्सपोर्ट के हवाले से क्या कहेंगे? फैसलाबाद हब है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की, इसके बावजूद भी कंटेनर्स तो उस हिसाब से नजर नहीं आते ड्राई पोर्ट में। हाँ जी, ये आपने बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा है। इसमें इस तरह है कि देखें, आपकी बात 100% दुरुस्त है कि फैसलाबाद से सैकड़ों कंटेनर रोजाना एक्सपोर्ट के लिए निकलते हैं, लेकिन ड्राई पोर्ट पर 15, 20, 25, 30 यहाँ तक इनकी तादाद रहती है। इसकी मेजर रीज़न ये है, सबसे पहली वजह तो ये है कि जिन लोगों ने ड्राई पोर्ट बनाई है उनमें से चंद लोग यहाँ से अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी डायरेक्ट कराची भेजते हैं। तो हर शहरी ये सोचता है कि यार जो लोग जिन्होंने ड्राई पोर्ट बनाई है, जब वो अपना कंटेनर यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे तो मुझे पता नहीं कि इसमें क्या रीज़न होगी, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं जहाँ के फंसूँ। हालांकि यकीन करें, एक कंटेनर यहाँ एक्सपोर्ट का जो है वो 2 घंटे में क्लियर हो जाता है, सिर्फ 2 घंटे में। और अब तो यहाँ तक भी कलेक्टर साहब ने, सईद भट्टू साहब ने ये सहूलत दी है, जो वेल रिनाउंड कंपनीज हैं जिनकी साख अच्छी है, उनका कंटेनर आता है वो गाड़ी पर ही रहता है और वो एक प्लंथ बना दिया गया है कि उसका मतलब दरवाज़ा खोलें, उसको चेक करें और उसको ठीक है एक्सपोर्ट कर दें। नीचे भी उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है फॉर एग्जांपल हमारे शहर के जो बड़े बड़े इदारे हैं तो उनका जो जिनकी सदाकत है, एमटीएम में, हाँ जी, तो इनकी शोहरत अच्छी है, साख अच्छी है, चनाब है, इवन चनाब है, मतलब इंटरलूप है, इंटरलूप है, अरशद कारपोरेशन, बड़े अच्छे माशाल्लाह हमारे दुनिया में के मान्यता इदारे हैं ये। तो इब्राहिम ग्रुप है, तो इब्राहिम ग्रुप, हाँ, इन लोगों को सहूलत दी है कि आपका कंटेनर आएगा तो कंटेनर नीचे भी उतारने की ज़रूरत नहीं, हम उसको ऊपर, इवन यहाँ तक भी सहूलत मौजूद है कि कोई बहुत अच्छी शोहरत वाले जो इदारे हैं उनकी प्रीमिसेस पे जाके भी एक्सपोर्ट का कंटेनर जो है वो एग्जामिन किया जा सकता है। अच्छा, हाँ जी, आप वहीं से वो लोड टीम अपनी उधर ही भेज दी जाती है। हाँ जी, मतलब वो ड्राई पोर्ट के साथ इन टच रहे, उसको ड्राई पोर्ट, देखो ड्राई पोर्ट बनाने का फायदा तो यही है ना, यहाँ कंटेनर आए, ड्राई पोर्ट ट्रस्ट को भी कुछ मिले, वो भी तो वहाँ सारा दिन एक देखे ह्यूज अमला है जो काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, एक पूरा नेटवर्क है, उसको भी तो चलाना है। तो लिहाजा बहुत सहूलत एक्सपोर्टर सिर्फ 2 घंटे में, लेकिन ज़ाती मुफादात जो है ना उनको तरजीह दी जाती है। यकीन करें 5-5 तो हज़ार रुपया अगर बचता है ना तो कंटेनर ड्राई पोर्ट की बजाय कराची भेज दिया जाता है, और ये बहुत एक मतलब हमारे शहर का प्रॉब्लम है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि यहाँ का पानी अगर नमकीन है तो लोग भी नमकीन है, अपने शहर से सिंसियर नहीं है। मैं ऐसे इदारों को भी, मैं आपको बताता हूँ, जिस वक्त ड्राई पोर्ट का इफ्तिताह हुआ है, ड्राई पोर्ट मकरूज थी चनाब लिमिटेड की तकरीबन 2.5 करोड़ पे की। अच्छा, लेकिन चनाब ने वो 2.5 करोड़ पे जो है वो अफोर्ड किया, किस लिए कि हमने ये इदारा चलाना है। इसी तरह बाकी जो ट्रस्टीज हैं जो वेल रिनोन्ड हैं बड़े बड़े, उन सब के भी यही हाल। लेकिन अब ट्रस्टी ही यहाँ से अगर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, यकीन करें सारा दिन वो लोग जो वहाँ का अमला है, जो कस्टम इतनी सहूलतें दे रहा है कि 2 घंटे में कंटेनर क्लियर होगा, बिला झिझक आप किसी भी ऑफिसर के पास, सिर्फ कलेक्टर साहब नहीं, एडिशनल कलेक्टर हैं, दीगर ऑफिसर्स हैं, ड्राई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, बिला झिझक आप उनके पास जाके अपना मसला बता सकते हैं। और वो ऐसा नहीं कहते अच्छा मैं कह देता हूँ, कहते आप बैठे, आपका मसला हम हल कर देते हैं। उसके बावजूद लोग नहीं आ रहे, क्यों, वजह क्या है इसकी? एक देखें 2-3 वजूहात हैं, मैं इसमें ज़रा जो पोशीदा हकायक हैं मैं उन पर रोशनी डालना चाहूँगा। एक तो ये है कि अमला जो है एक्सपोर्टर्स के पास, उसकी कोशिश ये होती है कि आज कंटेनर चला गया, अब हम घर चले जाएं, कल आएंगे तसल्ली से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके शाम को कोरियर करेंगे, परसों कंटेनर भी पहुंच जाएगा और हमारा कोरियर पहुंच जाएगा, हमें रात लेट बैठकर काम नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा कुछ ऐसा कुछ इसमें मेलाफाइड इंटरेस्ट भी है कि जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं या जो दीगर कुछ लोग हैं जिनकी दिलचस्पियाँ होती हैं, वो अमले को कुछ पे भी कर देते हैं कि यार ये आप कंटेनर डायरेक्ट जो है ना कराची भेज दो। कहाँ क्योंकि ड्राई पोर्ट जाएंगे तो वहाँ ड्राई पोर्ट के चार्जेस भी कटवाना पड़ेंगे उन बंदों को, ट्रांसपोर्टर्स को। ऐसा कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसे हैं जो शब रोज इस काम के लिए कोशिश करते रहते हैं कि माल ड्राई पोर्ट पर आए, यहाँ से क्लियर हो, वो इसको मतलब इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन मेजर मसला यही है कि लोग फील, अच्छा एक अहम जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो ये है कि उधर से वैसल लग रहा होता है, इधर से कंटेनर निकल रहा होता है, तो एक्सपोर्टर की कोशिश ये होती है कि ये जल्दी से पहुंच के वैसल पे लोड हो जाए। ये एक जेन्युइन रीज़न है, ये भी ऐसी बात है, क्योंकि ड्राई पोर्ट पर जाएगा, फिर यहाँ शाम को निकलेगा, फिर कराची, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिनमें टाइम है यार वो तो यहाँ भेज दें,
मतलब अपने शहर को तो थोड़ा सा इम्प्रूव करें ना। आप यकीन करें, मैं इस बात पे कुड़ता हूँ कि इस वक्त गुजरांवाला, मुल्तान और सियालकोट ये हमसे आगे जा रहे हैं। मतलब ये इंडस्ट्री में भी, परफॉर्मेंस में भी। आप देखें सियालकोट वालों ने अपना एयरपोर्ट बना लिया, अपनी एयरलाइन बना ली, इससे बढ़ के अच्छी परफॉर्मेंस और क्या हो सकती है। लेकिन फैसलाबाद में अभी तक हमारे वो इंटरनेशनल लेवल फ्लाइट्स नहीं आ सकी जिनकी यहाँ पे अच्छी ज़रूरत है। यहाँ पे अभी तक एक्सपो सेंटर नहीं बन सका। कैसे कोई एक्सपोर्टर यहाँ पे आए, कैसे, मतलब वो सारे हकूक जो लाहौर कराची को अवेलेबल है हमारे पास नहीं है। मुल्तान देखें, हमारे मोस्टली इदारों का आरटीओ मुल्तान बना दिया। कैसी हैरत वाली बात है कि फैसलाबाद जैसे जो तीसरा बड़ा शहर है, इसका आरटीओ मुल्तान में बना दिया। और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि फैसलाबाद को इंडस्ट्रियल हब कहा तो जाता है। पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडस्ट्रीज में बनने वाला प्रोडक्ट डिस्प्ले कहाँ पे किया जाए, कैसे इंटरनेशनल जो कस्टमर्स हैं उनको हम मदऊ करें, यहाँ पे किस तरह से अपना प्रोडक्ट दिखाएं। तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि एक्सपो सेंटर होना चाहिए। बेतहाशा जरूरत है यहाँ पे। और इसमें साहब जब से ये फेडमिक बनी है, यकीन करें फेडमिक एक तोहफा है फैसलाबाद के लिए, ना सिर्फ फैसलाबाद के लिए, पाकिस्तान के लिए। लेकिन उस तोहफे को खोल के देख ही नहीं रहा कोई, तो क्या कर सकते हैं। इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही है। लेकिन माजरत के साथ यहाँ पे ज्यादातर जो हैं वो लोग, उनकी कोशिश इसलिए यही है कि वहां पे सस्ती जमीन बस ले ली जाए, इंडस्ट्री नहीं लगानी। प्रॉपर्टी में हम कमा लें, प्रॉपर्टी में कमा लें, इंडस्ट्री ना लगाएं। हालांकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो जो दिए गए हैं फेडमिक के लिए, उसके लिए वहां पे फायदा ही उसे जो इंडस्ट्री लगाएगा। फायदे के अलावा जो हुकूमत ने, जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो सहूलतें वहां पे दी हैं, अब इससे बढ़ के और सूरत क्या होगी कि जो वहां इंडस्ट्री लगाता है उसकी मशीनरी पे ड्यूटी माफ है। मतलब वो नोटिफिकेशन अरबों रुपए की मशीनरी और उसकी मशीनरी देखें। और फिर ये देखें कि यहाँ पे ग्रोसरी मैन्युफैक्चर हो रही है, टाइलें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, कारें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, लेकिन उसको वो अभी तक की जो है ना, कह लें एडवर्टाइजमेंट कह लें, या उसको वो मुकाम अभी तक नहीं फेडमिक को मिला जो उसको मिलना चाहिए था। और ये हमारे फैसलाबाद की बदकिस्मती है कि हम फेडमिक जैसी नेमत से फायदा नहीं उठा रहे। असल में रियल स्टेट माफिया जहाँ पे मुतहरक हो जाता है ना, वहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोगों के पास भी वहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं जिनका इंडस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं है। खैर, इश्यूज तो बहुत सारे हैं जो अगर देखे जाएं तो इनको हल करने की फिलफौर जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर। मैं आखिर में बस एक गुजारिश करूंगा, वक्त की कमी है तो मैं चाहता हूँ फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर एक प्रॉपर शो रखेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और हमारी कोशिश होती है कि सेकंड हाफ के अंदर सबसे पहले आपको जो रेट्स होते हैं आम फलों के, सब्जियों के, फ्रूट्स के, गोश्त के, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश किए जाते हैं, उनके हवाले से आगाह किया जाए। तो आज के स्पेशल रेट्स क्या होंगे जो मार्केट कमेटी की तरफ से दिए जाते हैं, देखेंगे अपने स्पेशल सेगमेंट आज के भाव में। नाज़रीन, हमारे साथ बिलाल डोगर मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि बिलाल बताइएगा क्या कहेंगे मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की गई है उसके मुताबिक रेट्स क्या होंगे। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज जुमेरात की रेडी जो है दोनों तरफ से जो है तेजी देखी जा रही है, जबकि फल जो हैं आज कमी दिखाते नजर आ रहे हैं। टमाटर 15 रुपये किलो सस्ते हुए हैं, 110 से 95 रुपये किलो हो गए हैं। लहसुन देसी सफ़ेद 10 रुपये महंगा हुआ है, 180 से 190। लीमू देसी 20 रुपये महंगा हुआ है, 125 से 145। फूल गोभी 20 रुपये सस्ती हुई है, 200 से 180। टिंडे 15 रुपये महंगे हुए, 110 से 125। करेला 10 रुपये सस्ता हुआ है, 120 से 110। घिया कद्दू 21 रुपये महंगे हुए हैं, 34 रुपये से बढ़ते हुए 55 रुपये किलो हो गए हैं। खीरे 10 रुपये सस्ते हुए हैं, 85 से 75 रुपये किलो। मटर सब्ज 20 रुपये महंगे हुए हैं, 270 से 290 रुपये किलो। शिमला मिर्च 10 रुपये सस्ती हुई है, 125 से 115 रुपये किलो। धनिया 10 रुपये सस्ता हुआ है, 270 से 260 रुपये किलो। भिंडी तोरी 10 रुपये महंगी हुई है, 90 रुपये से 100 रुपये किलो। अरवी 10 रुपये सस्ती हुई है, 125 से 115 रुपये किलो। फलों में सेब गाचा 10 रुपये सस्ता हुआ है, 210 से 200 रुपये किलो। केला 10 रुपये सस्ता हुआ है, 160 से 150 रुपये दर्जन। गरमा 10 रुपये सस्ता हुआ है, 90 से कम होते हुए 80 रुपये किलो। खुबानी 10 रुपये सस्ती हुई है, 190 से 180 रुपये किलो। अंगूर गोला 60 रुपये सस्ता हुआ है, 220 से 160 रुपये किलो पे आ गया है। आड़ू 10 रुपये सस्ता हुआ है, 170 से 160 रुपये किलो। जामन 140 पे, आम अनवर रटोल 170 पे, आम चौंसा 140 पे बरकरार है।
आम सिंदड़ी 20 रुपये महंगा हुआ है 130 से 150, आम दुशहरी 20 रुपये महंगा हुआ है 120 से जो है 140, आम फजरी 5 रुपये महंगा हुआ 80 से 85 रुपये किलो पे पहुंच चुका है। अगर अदाद-ओ-शुमार और तमाम फहरिस्तों को देखें तो सब्जियां जो हैं वो कुछ महंगी तो कुछ सस्ती के हिसाब से आज चौथा रोज़ा हफ्ते को आज ही कुछ रद्दोबदल नजर आ रही है, जबकि फलों में बड़ी कमी है, जबकि मौसमी फल जो था आम अब निकलता जा रहा है तो उसकी कीमत जो है बुलंदी की तरफ गामजन है, जबकि बाकी तमाम जो फल हैं उनकी कीमत गिरती हुई नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सेकंड हाफ में नए गेस्ट नए इश्यूज उनके ऊपर डिस्कशन होगी, तो ख़ास तौर पे ताजों के हवाले से आज हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों के अंदर आपने देखा कि ताजों के जहाँ बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर हम बात करते हैं, इनके जो इंटरनल इख्तलाफात है उसके हवाले से भी हमारी कोशिश होती है कि तमाम तर इश्यूज़ पब्लिक के सामने रखे जाएं और जो भी उनके हल हैं, जो भी मसाइल हैं, उनको जो है वो दूर किया जाए। तो आज ख़ास तौर पे स्प्रिंग अंजुमन ताजरन, क्योंकि हॉट टॉपिक बना हुआ है आजकल शहर के हवाले से, हाट बाज़ारों के अंदर बड़ी हलचल ताजरों के अंदर पाई जा रही है, कौन किसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ नहीं जा रहा। स्प्रिंग अंजुमन ताजरान जो कि एक बड़ी जमात है ताजरों के हवाले से फैसलाबाद शहर के अंदर, ये टूट फूट का शिकार है। क्या वजूहात बनी, किस तरह से ये मसाइल जो है वो जन्म दिए कि आखिर सदर और चेयरमैन जो है वो अलग अलग हो गए और एक दूसरे को पार्टी से जो इनकी जमात है स्प्रिंग अंजुमन ताजरान उससे निकालने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या वजूहात पेश आई, मसाइल क्या, ऐसी कौन सी बातें इनके अंदर जन्म लेगी जिससे वजह से दूरियां आ गई। तो आज जो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाता चलो। हमारे साथ असलम बल्ली साहब मौजूद हैं, हमारे शहर के मायनाज ताजर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है FCCI के, और इसके साथ सदर हैं स्प्रिंग अंजुमन ताजरान के। आपको वेलकम करते हैं बल्ली साहब शो के अंदर। और उनके साथ साथ अयूब असलम मंच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि साबिक नायब सदर हैं FCCI के और स्प्रिंग अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हैं गल्ला मंडी के भी। तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं। तो बली साहब की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बली साहब, इश्यूज़ और इल्ज़ामात तो बहुत सारे हैं जो कि एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे स्टार्ट पे बेसिक वजह पूछना चाहता हूँ, सेपरेशन की वजह क्या हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी बुखारी साहब आपका। असल बात यह है कि हमारी तरफ से या मेरी तरफ से या मेरी जमात के बंदों की तरफ से कोई इल्ज़ाम नहीं लगा इनके ऊपर। हुआ यह है कि आज से 5, 6, 7 माह पहले हमारे चेयरमैन साहब ने सोलो फ्लाइट शुरू कर दी, जो कि किसी भी तंजीम में नहीं होनी चाहिए बतौर आइन और कानून, चूँकि ये हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, जो जितनी भी ताजा तंजीमें हैं इनका कोई जो है ना वो लाइन और लेंथ जो होती है ना वो बाकायदा नहीं होती। जो जमातें तो है ना बड़ी या बड़ी तंजीमें होती हैं वो DGTO से रजिस्टर्ड होती हैं, जैसे चैम्बर है, जैसे पाइमा है, जैसे दूसरी ये आपकी तंजीमें हैं। तो ये हमारी जो बाज़ारों की तंजीमें होती हैं, 8 बाज़ारों में हर बाज़ार की अपनी एक तंजीम है, कई जगह पे 3 तंजीमें हैं, कई जगह पे 2 तंजीमें हैं, फिर उनके भी आगे ग्रुप्स हैं, कई आगे 3-3, 4-4 ग्रुप्स होते हैं, एक बाज़ार में 4-4 सदूर होते हैं। तो ये सारे के सारे अपने मसाइल के हल के लिए मिल बैठते हैं। ये असल में पंचायती निज़ाम जिस तरह होता है ना वो उस तरह का ये एक सेटअप होता है, और हमने अपनी ज़रूरत के लिए बनाया होता है। और जब पंचायती निज़ाम होता है तो पंचायती निज़ाम आपने भी अपने बड़ों से सुना होगा, मैंने भी सुना हुआ है कि उसमें मिल बैठ के मशावरत से सारे मसाइल हल होते हैं। कोई एक बंदा अक्ल कुल नहीं होता, भले मैं हूँ भले आप हो। यहाँ पे मसला ये बना है कि हम में से किसी एक दोस्त ने, मैं मौसूफ का नाम नहीं लूँगा बवजूद कि किसी को बुरा ना लगे, दिलआज़ारी ना हो, तो वो उन्होंने कुछ इस तरह के मामलात करने शुरू किए जिस पे इतराज़ भी आया कुछ हमारे दोस्तों की तरफ से। फिर उसमें यह हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसी ज़ुबान कुछ दोस्तों के मुतालिक इस्तेमाल की जो दोस्तों को बुरी लगी, और उसके उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया, एहतजाज किया। फिर हम दोस्त मिल बैठे और मिल बैठ के उनको कहा, उनको निशानदेही की गई कि यार ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल हम आपस में ना करें। बहरहाल उसके बाद कुछ ऐसे मामलात बने कि जिनको हमने टैकल करने के लिए बड़ी कोशिश की कि ये किसी तरह से सुलझ जाए, मगर वो इस तरह 2 धड़े बन गए कि एक धड़ा कुछ ना कुछ गड़बड़ करने लग गया, दूसरा भी करने लग गया। हम उसमें पिस के रह गए, जिस तरह सैंडविच बन गए होते हैं। हमने अपने तौर पे अपने ताईं बड़ी कोशिश की, मगर बहरहाल हमें कामयाबी ना हुई। फिर हमने अपने सरपरस्त आला मियां मनान साहब की मदद चाही। फिर हमने 3-4 रुकनी उन्होंने एक कमेटी बना दी, और वो मसालेती कमेटी जो है वो आज से 2 महीने में 1.5 महीना पहले बनी।
उसने इनकी दोनों ग्रुपों की जुबानबंदी भी कर दी और उन्होंने साथ कह दिया कि आपने किसी एक्टिविटीज में फलां तारीख तक हिस्सा नहीं लेना इजाजत के बगैर। आप जब भी जाएंगे सदर और सेक्रेटरी और दूसरे लोगों की मुशावरत के साथ जाएंगे, कोई आप ऐसा नहीं करेंगे, किसी की अलबरदारी में अकेले नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। मगर ये सिलसिला रुका नहीं मना करने के बावजूद। इस दौरान में ऐसे 1, 2, 4 ऐसे वाकयात हुए कि जो उनकी नज़र में काबिल बर्दाश्त नहीं थे। अच्छा, आखिरी ये जो मामला बना उसमें ये हुआ कि एक मीटिंग हुई ये अमन के हवाले से। मैं इस्लामाबाद था उन दिनों। अमन कमेटी मैं इस्लामाबाद था, तो वो डी साहब ने मीटिंग बुलाई। डीसी ऑफिस से मुझे भी फ़ोन आया, तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि सब दड़ों को कहना है, एक दड़ा वो या एक दड़ा वो, सबको कहना है, सबको इतला करनी है कि सब दोस्त जाएं, कोई रह ना जाए, ताकि वहां पे किसी किस्म का ये शायबा ना हो कि ये इनमें कोई डिवीजन है। सारी गए, वो मसूफ भी गया, इधर वाला दड़ा भी गया, सब गए। तकरीबन हमारे को 40-45 लोग गए। वो सारे के सारे वहाँ बैठे, उन्होंने मीटिंग अटेंड की। मीटिंग अटेंड करके बाहर निकले। बाहर निकल के उधर तो इन्होंने पता नहीं साबित किया कि नहीं किया, बाहर निकल के इन्होंने 2 अलग-अलग ग्रुप्स की फ़ोटो जो है वो ग्रुप फ़ोटोज़ बनाई। और अगले दिन जो अखबारात में तस्वीर लगी हैं, वो उस ग्रुप ने सिर्फ अपनी तस्वीर लगाई, दूसरे ग्रुप की तस्वीर फोटोग्राफर को कह के कट करवा दी। अच्छा। और उनके नाम भी कट करवा दिए खबर में से। वो दूसरा ग्रुप चीख उठा कि यार जब हम गए इकट्ठे हैं, फिर वो लिखा कि उनकी क़यादत ज़ेरे क़यादत ये हुआ वो हुआ, वो चीख उठे। वो इस बात में बड़ी लहदे हुई। इस दौरान में हुआ ये, उससे ही शायद 1 दिन या 2 दिन पहले, कि हमारे आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के ख्वाजा शफीक साहब हैं, वो मुल्तान में होते हैं, जो पूरे पाकिस्तान के हमारे हैं, जिनके साथ हमारा लाइजोन है। सिक्का ग्रुप का है काशिफ चौधरी के साथ, हमारा उनके साथ। वो शादी पे हमने जाना था। अजमल बलोच साहब है हमारे सदर इस्लामाबाद, उनके बेटे का वलीमा था, हमने भी जाना था। मियां मनान साहब ने भी जाना था, उन्होंने भी जाना था। वो मुल्तान से आ गए और उन्होंने कहा कि रात में मियां मनान साहब के यहाँ क़याम करूँगा, फिर इकट्ठे चलेंगे। वो इधर आ गए। मियां मनान साहब ने रात उनके एजाज में खाना कर दिया। और मियां मनान साहब चूंकि उन्होंने दावत की थी, उन्होंने जिसको समझा बुला लिया 5-7-10 बंदों को अपने घर पे। तो वो मौसूफ ने कहा कि मुझे चूंकि नहीं बुलाया इन्होंने, ये उनको बुला लिया है, मैं दूसरे धड़े के बंदा जो है ना काशिफ चौधरी का या दूसरा कोई धड़ा, मैं उसको बुलाऊंगा। ये भी एक खबर निकल गई कि यार ये इसका मतलब अभी तक तो वही है बात। तो वो ये 2-3 चीज़ें जो है ना, ये मिल के बुनियादी तौर पे ये समझे कि आखिरी तौर पे ये जो है ना इख्तलाफ का बायस बनी। और फिर उन्होंने मीटिंग बुला ली कोर कमेटी की। ये जो मौसूफ कहते हैं ना कि उसने घंटाघर की है हमने वो सारी मीटिंग, और उसमें कोर कमेटी के भी अरकान शामिल थे, उसमें कोर कमेटी के अरकान शामिल नहीं थे, 2 या 3 थे। 19 रुकनी कमेटी है कोर कमेटी, जो लिस्ट के मुताबिक है, उसमें से 2 या 3 थे उधर, बाकी नहीं थे। चलें, मैं कोई इतराज़ नहीं करता। हमने हर वक्त बुखारी साहब हम्बल तरीके से ताजरों की खिदमत किया। मैं किसी चीज़ को वो मिक्सअप नहीं करता। चल, उन्होंने जनाब कहा कि जी कोर कमेटी ने भी और मसालती कमेटी ने भी मियां मनान के घर बैठ के कि नहीं जी हमने इनको फारग करना चेयरमैन साहब कर दिया। सबकी कंसेंसस से हो गया, उन्होंने कह दिया, उन्होंने उसी वक्त प्रेस रिलीज दे दी। इनको पता चला तो इन्होंने अगले दिन घंटाघर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि मैंने सारी जमात को फारग कर दिया बतौर चेयरमैन। यानी सदर का भी इस्तेकाग नहीं है, सदर को भी चेयरमैन फारग कर सकता है, जो कि आइन किसी भी तंजीमी ट्रेड बॉडी का जो है वो इजाज़त ही नहीं देता कि सदर, सेक्रेटरी, सरपरस्त आला, सीनियर नायब सदर, सीनियर वाइस चेयरमैन जो है उनको एक अकेला चेयरमैन, डिक्टेटरशिप तो नहीं है। ये तो मैंने पहले शुरू में कहा कि ये जो होता है ये पंचायती निज़ाम होता है किस्म का। तो पंचायती निज़ाम हमारी ट्रेड बॉडीज़ में चलता है। ये डीजीटीओ के तहत हम रजिस्टर्ड नहीं है, और वहाँ पे रजिस्टर्ड हों तो फिर वो लॉ और कानून जो पाकिस्तान के हैं वो हमारे ऊपर लागू होते हैं। तो इसलिए बहरहाल इन्होंने जो किया है उनकी मर्जी है।
उसके बाद हमने कोशिश तो की अपने तौर पे, मगर इन्होंने कल आपके प्रोग्राम में भी यहाँ बैठ के जो इन्होंने मेरे मुतल्लक, जो मियां मनान के मुतल्लक कहा, मैं उन अल्फाज को दोहराऊंगा नहीं और ना मैं इस किस्म के अल्फाज कहूँगा। मुझे आपके बंदों ने ऑनलाइन ले लिया उसी वक्त, जिस वक्त वो प्रोग्राम आपका लाइव चल रहा था, तो मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपकी रिकॉर्डिंग में होंगे, आप देख लें। मैंने कोई ऐसी बात ना की है, ना करेंगे, ना हमारे खून में शामिल है, ना हमारी सरिश्त में शामिल है, ना हमारी तरबियत है कि हम कोई गैर इखलाकी इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें, ना हम इंशाल्लाह आइंदा करेंगे। जिस बंदे के साथ बैठ के 10 दिन अच्छे गुजारे हों, उसके बारे में उसके पीछे भी हमने कभी कोई बुरा लफ्ज नहीं कहना। बिल्कुल ठीक कहा मई साहब। इतनी कुर्बतें थी, इतनी करीबियां थी, अचानक ये दूरियों में बदल गई। क्या बैठ के कोई मसले का हल नहीं निकाला जा सकता था? जी शुक्रिया जी बुखारी साहब, आपने बुलाया। बात ये है कि जैसे बली साहब ने बताया ना, ये कोई 5-7 माह से चल रही थी बातें काफ़ी सारी। भट्ट साहब को यही समझाया सभी ने कि जहाँ जाना है, जिस तंजीम के पास जाना है, मशवरे के साथ, अगर सदर सेक्रेटरी या बाकी कबीना उसमें नहीं होगी, तुम अकेले जाके वहाँ कभी हार उनके डालते हो, वो तो आपके गले में डालते हैं, वो सिस्टम ये ठीक नहीं है। जैसे वली साहब ने कहा कि मतलब अकेले ही वो कर रहे थे ये सारा सिस्टम। हमने उनको समझाया, बताया कि ये अकेला चेयरमैन हमने बनाया उनको, उन्होंने हमें जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाया, वली साहब को सदर नहीं बनाया। हमने उनको बनाया और उनको समझाया है कि चेयरमैन का ओहदा, सरपरस्त आला का ओहदा एक अजाफी ओहदे होते हैं। ये हर तंजीम के साथ जो ऊपर अच्छे आदमी होते हैं उनको इज्जत देने के लिए ये उनको दिए जाते हैं और वो साथ उनके काम करते हैं। अगर आप हमें पीछे फेंक के आप आगे आगे भागते फिर रहे हैं तो ये काम नहीं चलेगा, ऐसे वैसे ही नहीं अच्छा लगता। मियां मनान साहब ने, हमने ये 2-3-4 मीटिंग्स हुई जहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अब आज के बाद ये बात नहीं होगी, मैं ऐसे नहीं करूँगा, जहाँ जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ पे हमारी ऑलरेडी तंजीम चल रही है, मसलन मिंट कुमरी बाजार में हाजी आबद साहब हमारे पुराने सदर चल रहे हैं, भट्ट साहब ने वहाँ जाके एक तंजीम खड़ी कर दी उनके मुकाबले में। ना हमको पता, ना हमसे पूछा, ना कोई मशवरा। असल लड़ाई वहाँ से चली हुई है, साल हो गया। अच्छा। मिंट कुमरी बाजार, इसकी मिंट कुमरी बाजार की वजह से इनको पूछा हमने कि ये क्यों बनाई है तंजीम, हमें क्यों नहीं बुलाया? तो बस ऐसे था जी, वैसे था जी, मैंने बना दी जी, इनको गलियों का बना देंगे, इनको बाजार का। भाई ये एक सुप्रीम अंजुमन ताजरान सिटी तंजीम है, आपने कैसे ये तंजीम बना दी? हमें जवाब दो, हम आपसे जवाब मांग रहे हैं, सदर सेक्रेटरी और बाकी कबीना सारी। इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने यानी गलती इन्होंने यहाँ से शुरू की, वो आगे गलतियाँ बढ़ती गई, इनको हम रोकते गए, समझाया, बिठाया, इनकी समझ में नहीं आया। ये क्या कह रहे थे, मैं चेयरमैन हूँ जी, आप मेरे नीचे हैं, आप बताएं मुझे कि बाकी जितनी तंजीमें हैं पाकिस्तान में ताजरों की, सदर के नीचे जो बंदे होते हैं, सेक्रेटरी होता है, सीनियर नायब सदर, ये 7 बंदों की होती है बॉडी, कबीना। ये बॉडी फिर आगे चुन लेती है कि ये हमारा एक सरपरस्त आला होना चाहिए, हमारा एक चेयरमैन होना चाहिए, हमारा एक वाइस चेयरमैन होना चाहिए। इनको इस तरह हमने चुना है। हम लोग आते हैं थ्रू वोटों के, अगर इलेक्शन होता है या सिलेक्शन हो जाती है कि नहीं ये इलेक्शन नहीं होगा, इस तरह ये लोग बन गए। ये एक अजाफी ओहदे होते हैं, अजाफी ओहदे वाला बंदा इस तरह नहीं कर सकता। बिल्कुल मान साहब, इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ अयूब असलम मई साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। मई साहब, आप ब्रेक से पहले गुफ्तगू जहाँ से कर रहे थे, मैं चाहता हूँ वहीं से कंटिन्यू। बुखारी साहब, बात ये है कि जिस बंदे का जो ओहदा है, अगर वो अपनी डोमेन में रहेगा तो सिस्टम चलेगा।
अगर मैं जनरल सेक्रेटरी हूं तो मैं अपनी डोमेन में रहूंगा तो काम चलेगा। अगर मैं बल्ली साहब की सीट पे जाऊंगा नहीं, मुझे नहीं चलने देंगे, चलना भी नहीं चाहिए, मुझे ये हरकत करनी भी नहीं चाहिए। एक चेयरमैन, भट्ट साहब कहते हैं कि सारा कुछ चेयरमैन है। भाई अगर चेयरमैन है तो सारे बाजारों में चेयरमैन है बनाए हुए हैं। तुम अजलास बुलाते हो सदर का, सेक्रेटरी का, जो सदूर बिठाए होते हैं साथ, भाई इनकी तो अहमियत ही कोई नहीं है। अगर तुम चेयरमैन हो तो चेयरमैनों को बुलाओ ना, सदर या सेक्रेटरी की तो हैसियत खत्म होगी ना ही फिर उनके कहने के मुताबिक। हर बाजार में चेयरमैन भी है। अगर चेयरमैन की हैसियत है जैसे ये कहते हैं तो फिर बुलाते हैं ये कि ये फलां सदर है, ये फलां सेक्रेटरी है। फिर अगर इनकी हैसियत इस हमारी यूनियन में, हमारी अंजुमन में चेयरमैन की है तो सदर, सेक्रेटरी या बाकी की तो कोई अहमियत नहीं है इनके कहने के मुताबिक। अगर इस बड़ी तंजीम में चेयरमैन है सारा कुछ, तो जो बाकी इन्होंने बनाई हुई हैं, कोई जाली है, कोई असली है, तो उनके चेयरमैनों को नहीं बुलाते ये। असल अच्छा, तो फिर मान साहब फिर आपने इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं जारी की कि सदर सेक्रेटरीज को कि आपने नहीं जाना इनके पास? हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं, हमने अभी तक, कल से पहले तक कोई कदम नहीं था उठाया। हम ये देख रहे थे कि ये इस मसले को हल हो जाए तो बेहतर है। जिस दिन मियां मन्नान साहब के घर ख्वाजा साहब आए मुल्तान से, तो उन्होंने अपनी मर्जी से 5-7 बंदे बुला लिए। वो कौन सा था, कोई सुप्रीम का अजलास था कि जी वहाँ पे पूरी सुप्रीम होनी चाहिए थी या कोई प्रोग्राम था। वो अचानक आए, आगे शादी पे जाना था इन्होंने, हमें 5-7 बंदों को बुला लिया उन्होंने। उस बात को इन्होंने हाईलाइट किया कि हमें क्यों नहीं बुलाया या हमें क्यों नहीं वहाँ पे प्रोग्राम था। जो उस दिन से फिर हालात कुछ मज़ीद गर्म हो गए। जो 3 बंदों की हमने एक कमेटी बनाई हुई थी मियां मन्नान साहब ने, उसमें असलम आसफ थे हमारे गला मंडी के, हाजी नईम साहब थे फूड बोर्ड के, मलिक इकबाल साहब थे जो ग्रे का काम करते हैं, ग्रे क्लास से। उनको 15 दिन हो गए थे, 20 दिन इसमें मेहनत करते हुए, भट्ट साहब को समझाते हुए। हमें भी वो कह रहे थे कि आप ऐसा कर लें, लेकिन उन्होंने आके नील रिपोर्ट दी कि भट्ट साहब नहीं मानते। जब ये वो भी खबर आ गई वहाँ से, फिर वहाँ पे भट्ट साहब ने वो जो बली साहब बता रहे हैं वो अफगान चौक वाली, वहाँ ऑलरेडी हमारे बंदे हैं, सुप्रीम की वहाँ पे है तंजीम, इन्होंने जाके एक नई खड़ी कर दी। यानी हर बाजार में जहां हमारी तंजीम है, उसी हमारी अपनी ही तंजीम के मुखालिफ एक तंजीम शुरू कर दी, अब जिनका इनके साथ तल्लुक था। यहां से हालात ख़राब हुए। कोर कमेटी ने ही इनको बनाया था चेयरमैन, इन सदूर ने नहीं था बनाया। जो ये कहते हैं कि जी ये सदूर सारे बैठे हैं मेरे साथ। कोर कमेटी का अजलास हुआ, कोर कमेटी में ये फैसला हो गया कि चेयरमैन साहब को चेंज किया जाए। वो चेंज कर दिया। मियां साहब तो बन ही नहीं थे रहे चेयरमैन। दोस्तों ने सभी ने कहा कि ये आप बने, आप चेयरमैन आए, सरपरस्त आला हम कोई और लेंगे। मियां साहब को चेयरमैन बना दिया। ये लड़ाई इतनी सी। अब अगर यहाँ बैठ के बंदा बल्ली साहब को माफिया, चीनी माफिया, फलां माफिया, भाई जब तुम साथ थे बल्ली साहब के, उस वक्त ये चीनी माफिया नहीं थे? उस वक्त आपने क्यों नहीं बात की? उस वक्त आपने वजीर आला को खत क्यों नहीं लिखे कि भी मैं तो उस बंदे के साथ फिर रहा हूं जो इतना बड़ा माफिया है, पकड़ो इनको। वो एक हाई लेवल का इनका है, चीनी का, पूरे पाकिस्तान का नहीं, वो आपको पता सारा। वो हाई लेवल की एक बात है, वो चीनी हुकूमती बंदों के पास होती है,
वो जो भी है, ये एज ए ब्रोकर है, डीसी उसमें काम मौजूद करते हैं हैं। यहाँ पे, कमिश्नर मौजूद हैं, मतलब उनको वो कानून डीसी का कमिश्नर पता है। सारे मौजूद मैं हैं। आपकी वो बात हाँ जी। काटता हूँ, मैं वैसे भी आपको गुजारिश कर दूं, वो केस वैसे ही कोर्ट में है। तो कोर्ट बेहतर तो फैसला जब कर वो कोर्ट में केस चल है, तो रहे हैं, उसके ऊपर हम बात हम बात करने वाले नहीं कौन करेंगे। होते इसके कहने पे ना किसी ने इसकी बात सुननी है, ना कोई फायदा उसका, ना कोई कहने का फायदा है, मजीद आपस में लड़ाई बढ़ानी है। अब बल्ली साहब, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सुप्रीम अंजुमन फिर है असल में किसकी तरफ, और ताजर जो शहर के हैं 8 बाजारों के, वो किस तरह से फैसला करें कि किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना? क्या इसके लिए कोई स्ट्रेंथ शो करनी पड़ेगी, या ताजरों के लिए कोई मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी? क्योंकि असल सुप्रीम अंजुमन ताजरान जो है, अब नाम तो अब दोनों के पास था, अब वो क्लेम कर रहे हैं कि वो चेयरमैन है और वो नए सदर और सेक्रेटरी बनाएंगे, आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप लोगों ने उनको चेयरमैन बनाया था। अब असल किस तरफ जाएगी ये सुप्रीम अंजुमन? बुखारी साहब, मुझे एक बात का मैं आपसे ही इसी तनाजर में एक सवाल करता हूँ। जब ये 11 साल पहले सुप्रीम अंजुमन ताजरा नहीं थी, जब इसका वजूद बना था, तो उस वक्त तो ये काम नहीं कर रही थी ना। इसका मतलब है वर्किंग ने, काम ने, हमारी कोशिशों ने, मेहनतों ने इसको सुप्रीम को सुप्रीम बना दिया, सुप्रीम बना ठीक हो गया। अब बिल्कुल, देखते देखते बहुत सारी तंजीमों से ऊपर गई है। ठीक हो गया। अब जो काम करेगा, जो वर्क करेगा, जो इसमें देखेंगे लोग जिनके काम हुए हैं, वो आज का बहुत बाशऊर है आदमी, खासकर खुसूसी तौर पे जिस बंदे का काम होना होता है, या जो ताजर है मेरा, उसके पास वक्त नहीं है। उसको शऊर पूरा है, मगर उसके पास वक्त नहीं है, रोटी कमाने का उसको फिक्र लगा होता है। तो जब उसको कोई नोटिस आता है, कोई बिल आता है, कोई उसको FBR से काम पड़ता है, किसी इदारे से काम पड़ता है, तो फिर वो ढूंढता है कि कोई बंदा ऐसा जो मेरा काम करे। तो हमने काम किए, बिलाशुबा काम किए हैं, तो तब ये सुप्रीम हुई है। वरना अंजुमन ताजरान तो बहुत सी हैं। आपने खुद ही कहा कि ये एकदम ऊपर गई, क्यों? काम की वजह से। लोग काम देखेंगे, नामों में कुछ नहीं रखा। मैं अपने भाइयों से जब अलहदा हुआ तो हमारा बल्ली ब्रदर्स ब्रोकर एक नाम होता था, एक ट्रेडमार्क होता था, एक लोगो होता था। भाइयों ने कहा कि जी ये लोगो हमने रखना है, तुम रख लो भाई, मुझे क्या एतराज है, बल्ली ने बल्ली रहना है। तो मैं आज भी अल्लाह के फजल करम से मेरी एक सक्सेस स्टोरी है। इसी तरह जो काम करेगा वो सुप्रीम हो जाएगा, जो काम नहीं करेगा वो सुप्रीम नहीं रहेगा। लेकिन इसकी कानूनी तकाजे क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। हम कि कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड होगी ना ये। सर, अगर ये रजिस्टर ना भी हो, अगर ये रजिस्टर नहीं भी है, तो कोई मसला नहीं है। अगर फर्ज करो रजिस्टर हो जाती है, हम करवा लेते हैं या वो करवा लेते हैं, करवा ले यार, जिसने भी करवानी है। सुप्रीम का नाम नहीं रहेगा तो हम कोई और नाम रख के कर लेंगे, वो कोई और नाम रख के कर लेंगे। करना तो काम है, ताजरों की फलाह के लिए। नाम में कुछ नहीं रखा। खिदमत करनी है, हम्बल तरीके से करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, बे लॉस होके करनी है। हाँ, हमारे कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, पहली बात मैं बता दूं। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, आपके चैनल के तवसत से आपके सामने कह रहा हूं, सारे लोग देख रहे हैं आपका चैनल। ना मैंने टिकट लेनी है, ना मैंने मुल्की सियासत करनी है, ना मेरा कोई सियासी इरादा है, ना मुझे कोई लालच है, मैंने बेलौस खिदमत करनी है। तो जब मुझे लालच कोई नहीं है तो मुझे क्या पड़ी है इन झंझटों में पड़ने की। मैं खिदमत करूंगा, आगे भी करता था, अब भी करूंगा। मेरी पूरी टीम बेलौस होकर चल रही है और चलेगी। हाँ, ये नामों में अल्लाह के फजलो करम से कुछ नहीं रखा, नाम खुद ब खुद बन जाते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कयूम सलीम कौन सी तंजीम का था? आज भी उसको कयूम सलीम के नाम से याद किया जाता है। उसकी तंजीम का नाम किसी को याद है? हाजी बशीर की तंजीम का किसी को नाम याद है? हाजी अशरफ बल्ला की तंजीम का किसी को नाम याद है? बड़ा नाम। उन लोगों के नाम याद है, उनकी तंजीम नहीं याद किसी को। तो इसी तरह इंशाअल्लाह हमारे भी काम करने वाले लोगों के भी जो जो काम करेगा, मैं ये नहीं कहता कि चलो बल्ली काम करेगा, पूरी टीम काम करेगी। तो अंजुमन ताजरान सुप्रीम हो, सुप्रीम कौंसिल हो, वैसे अंजुमन ताजरान हो, कोई भी हो, नाम की जरूरत अल्लाह के फजल, नामों में कुछ नहीं रखा। ये अगर समझे कोई कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान जो है ये बहुत बड़ा को असासा हमारा बन गया है, तो इसकी को ट्रेडमार्क की को वैल्यूज बन गई हैं। जैसे ब्रुक बॉन्ड वालों ने आपस में जब वो तकसीम हुए ना, तो वो 1 करोड़ या 2 करोड़ का उस वक्त वो उनका ब्रांड बिक गया था। आज भी ऐसा होता है
ये शाहताज बनास्पति वालों ने अपना ब्रांड बेचा था तो पता नहीं कितने का बिक गया था। ये ब्रांड बिकने वाला नहीं है। ये किसी ने ब्रांड के ऊपर अगर सियासत करनी है ना तो वो भले कर ले, ताजरों की खिदमत जो है ना वो ब्रांड है। अच्छा, अब बातें तो बहुत सारी हुई, मैं पूछना ये चाहता हूँ भली साहब, अभी भी क्या कोई रास्ता निकल सकता है सुलह सफाई का? रास्ते हमेशा मुज़ाकरात के खुले रहते हैं। अपनी ईगो को अगर ख़त्म कर लें, अपने माइंड अप्रोच को हम ठीक कर लें, हम अपने ट्रैक को दुरुस्त कर लें, हम ये समझ लें कि हमने बेलौस होकर दोस्तों के साथ चलना है, भाइयों के साथ चलना है, ताजरों की खिदमत करनी है, बेलौस होकर करनी है, लोगों के साथ किसी किस्म का कोई टक नहीं करना, मुंह से ऐसे फिक्रे नहीं निकालने जिसकी वजह से हम कल को एक दूसरे के साथ ना बैठ सकें, हमें शर्मिंदगी हो, तो सारा कुछ ही मुमकिन है। क्यों नहीं हो सकता? मगर अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, ये पहली शर्त होती है किसी भी पंचायत में, किसी भी बंदों में, किसी भी सुलह में, किसी भी जगह पे बैठने के लिए। वरना अगर हम मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकालेंगे जो किसी दूसरे को गिरा गुजरेगा तो पता नहीं उसका क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। असलम भल्ली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। भल्ली साहब, जब कोई बड़ी तंजीम टूटती है तो नई तंजीमों का फिर मर्ज होती हैं, आपको कोई मर्ज होती हुई नज़र आ रही है? मुझे बुखारी साहब इस वक्त ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद जो हमारा ख्वाब था ना कि शहर में एक ताजर तंजीम होनी चाहिए, जिस तरह के चौधरी मंजूर साहब के ज़माने में एक मरतबा इलेक्शन हुए थे तो एक मरकज़ी तंजीम बनी थी पूरे शहर की, और फैसलाबाद शहर में वो इंतज़ामिया के अंडर हुए थे वो इलेक्शन, और एक ही इलेक्शन में एक ही शहर भर की एक ताजर तंजीम। अभी तो बहुत सारी हैं ना जी, सिका ग्रुप की अलहदा है, सुप्रीम अलहदा है, अलाइड ग्रुप अलहदा है, एक अंजुमन ताजरान है, और एक दो और भी हैं गुमनाम सी तंजीमें। तो शहर की जो है नुमाइंदगी का दावा करने वाली 5-6 तंजीमें हैं। मैं समझता हूँ कि वो वक्त आ गया है, शायद मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि शायद वो वक्त आ गया है कि एक ही मरकज़ी ताजर तंजीम जो है वो बनने जा रही है, या ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि सारी ताजर तंजीमें मिल के इस बात पे एग्री हो जाएंगी, या इंतज़ामिया शायद इसका कोई नोटिस करेगी कि शहर भर में एक ताजर तंजीम हो जाए। आगे अगले आने वाले दिनों में निगरान गवर्नमेंट भी आ रही है, तो 2-3-4 माह के अरसे के बाद जब इलेक्शन आएंगे तो फौरी बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ सुनहरियो ज़रूर बनने जा रहा है, और ऊपर वाली ताजर तंजीमें जो है ना वो आपस में राब्ते भी कुछ ना कुछ कर रही हैं। लाहौर में भी इसी तरह की सुनहरियो है कि 5, 7, 8 ताजर तंजीमें हैं, उनका भी आपस में लाइजोन हो रहा है मेरी इत्तला के मुताबिक। तो भली साहब, ये क्या पावर डिवीजन का मसला होता है कि अगर किसी बंदे को किसी ताजर एक मरकजी तंजीम है उसमें ओहदा नहीं मिलता, फिर वो अपनी अलग से तंजीम बना लेता है ताकि उसका वो सरप्रस्त हो, या इस तरह यही मामला है कि 7-8 तंजीमें फैसलाबाद के अंदर? अलमिया यही है, हमारा अलमिया यही है कि हम लोग ये समझते हैं कि इन ओहदों की वजह से हमारी इज्जत है, जबकि जो मैंने पहले कहा है कि हमारी वजह से, हमारी इज्जत काम की वजह से, और काम की वजह से ही होनी चाहिए। हम अपने ओहदे की वजह से उसकी इज्जत समझ लेते हैं। इसी वजह से जिस तरह आपने खुद ही कहा कि एक बाजार में 4-4 तंजीमें हैं, और कैसी बदकिस्मती है कि एक रोड के ऊपर अगर अंदरून मार्केटें जो हैं वो 16 दुकानों की है ना, तो 16 दुकानों की भी एक मार्केट की जो है ना तंजीम मौजूद है, जबकि नहीं होना चाहिए। एक पूरा रोड है, फर्ज करें जना कॉलोनी नाडवाला रोड है, तो नाडवाला रोड की एक तंजीम होनी चाहिए, सर्कुलर हर चौक में अलग तंजीम, सर्कुलर रोड की एक तंजीम होनी चाहिए। अकेली दुकान का भी सदर हो जाता है 16 दुकानों का, 15 दुकानों का, तो ये मजाक ही है ना जी हमने बनाया हुआ। तो इसको कंपाइल करने की, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, और शायद अब हमें ये कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, और हम सोच भी रहे हैं कि हमें इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ, जिस बंदे को ओहदा चाहिए यार उसको ओहदा दे दें, वो काम नहीं करता जो उसके साथ दूसरी टीम है और काम करने वाली टीम उसके साथ जोड़ दे, वो काम करे, वो ओहदा रख ले, कोई बात नहीं यार, इस तरह मिलके भी तो चला जा सकता है। मकसद लोगों के काम करना है, और हुकूमती लाइजोन जो है वो बड़ा ज़रूरी है।
हुकूमत के साथ लाइजोन, जो भी हुकूमत हो, जो भी इक़्तिदार में हो लोग, उनके साथ ही काम पड़ता है। डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके साथ आपका लाइजोन होना बहुत ज़रूरी है। बड़े ही मसाइल हैं ताजरों के, हमारी आपस की लड़ाइयों की वजह से हमारे मसाइल हल नहीं होते। यहाँ पे PHA है, यहाँ पे एक्साइज है, यहाँ पे कॉरपोरेशन है, यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स के मसाइल हैं, यहाँ पे रोड टैक्स के मसाइल हैं, यहाँ पे बेशुमार मसाइल हैं, FBR के मसाइल हैं, PRA के मसाइल हैं। तो ये सारे मसाइल को हल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए एक बड़ी ही मजबूत एसोसिएशन की ज़रूरत है, जो ताजरों के मसाइल के हल के लिए विजन भी रखती हो और उसका कैनवस भी बड़ा वसी हो, जिसके ऊपर उसको हर किस्म की मालूमात हो। यहाँ पे बदकिस्मती देखें कि किसी एक तंजीम का तो मैं नहीं कह सकता शायद उसके पास हो, हमारे पास तो कोई पढ़ा लिखा जो बंदा है ना, सेक्रेटरी नहीं है। हमारे पास तो पेड सेक्रेटरी होने चाहिए हर तंजीम के पास। और भट्ट साहब, आपके भली साहब, आपके पास तो लीगल एडवाइजर भी होने चाहिए, वो भी नहीं है। अब ताजरों के जो लीगल, आप FBR की बात कर रहे हैं, टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, जब तक आपके पास लीगल एडवाइजर नहीं होगा, किस तरह से वो इश्यूज को सॉल्व करेगा? सर हमें इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत सारे, कई मरतबा हमें ये नहीं पता होता कि जिस डिपार्टमेंट में हमने जाना है वहां पे हमने एड्रेस कैसे करना है अपने बात को। तो ये हमारे मसाइल हैं, ये हमारी कमी कोताहियाँ हैं। इनको हमने दूर करने के लिए हमें अपने आप को यूनाइटेड करना पड़ेगा, हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, हमें अपने आप को लाइन अप करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं हैं इस वक्त। हमारी तो इस वक्त आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े, हमारे ओहदों की लड़ाइयाँ, हमारे को हमने ये क्यों नहीं किया, हमने फलां क्यों नहीं किया, हम तो इन बातों में उलझे हुए हैं। हमें इनसे निकलना होगा। अगर हमने वाकई हकीकी ताजरों की नुमाइंदगी का हक अदा करना है तो फिर हमें इन फजूलियात से निकलना होगा और अपने आप को ठीक करना होगा, ताकि ताजरों की बेहतर अंदाज से खिदमत हो सके। मनी साहब, आपकी सबमिशन क्या होगी लास्ट पे, आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? ये बिल्कुल जैसे बली साहब कह रहे हैं, होना तो इसी तरह चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा या हम करना नहीं चाहते। ये तंजीमें बनती तो इसलिए हैं कि वेलफेयर के काम किए जाएं, जो मसाइल हैं हुकूमत की तरफ से उनको सॉल्व किया जाए, वो नहीं हम करते। एक 10 दुकानों का सदर बन गया, एक 20 का बन गया। अब ये जो भट्ट साहब हैं हमारे, ये 8 बाज़ारों से नहीं निकलते बाहर। मैंने उनको कहा कि ये तंजीम सिटी तंजीम है, सिटी की तंजीम है, ये 8 बाज़ारों की नहीं है। सिटी, अब 8 बाज़ारों में तो कुछ शॉपिंग के लिए जाते ही कोई नहीं है। आप बताएं, 8 बाज़ारों में रश होता है या जाल पे होता है, स्तियाना रोड पे, या प्लाजों में होता है कोहिनूर वालों पे, या जलवी मार्केट है, जलवी मार्केट है। शहर 8 बाज़ारों से 3 गुना तो शहर बाहर बन गया। भट्ट साहब क्या कहते हैं, नहीं 8 बाज़ार ही ने साढ़े, 8 बाज़ारों का इलेक्शन करा लो। भाई हम सिटी के सदर सेक्रेटरी हैं, इलेक्शन होगा तो सिटी का होगा, 8 बाज़ारों का नहीं होगा। 8 बाज़ार थे पहले, आज से 30-40 साल पहले जब हम बच्चे थे उस वक्त था ये शहर। अब ये बाईपास तक पहुंच गया हमारा शहर फैसलाबाद, और इतना रश हो गया है, जितने प्लाजों में, जाल पे और मार्केटों में रश है, वहाँ गाड़ी खड़ी पार्किंग के लिए भी जगह है। आप मुझे बताएं, शहर में कोई गाड़ी खड़ी करके, पार्क करके कोई शॉपिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए शहर वाले बेचारे रोते रहते हैं कि जी गाहक कोई नहीं आता, यहाँ रोज़ कोई ना कोई जुलूस आ जाता है, इस जुलूसों इनको बंद किया जाए। यही वजूहात है। दूसरी, ये तंजीमों की लड़ाइयों ने काम ख़राब किया हुआ है। बात तो इतनी है कि भी एक बंदा चेयरमैन है, एक बॉडी बनी हुई है, आपस में रल मिल के मिलजुल के चलना है हमने। एक बंदा आगे ही भागता फिरता है कि भी मैंने पूछने नहीं है किसी को, ये कैसे सिस्टम चलेगा? बिल्कुल ठीक। जो उसके साथ बंदे बैठे हैं, कसम खुदा की मैं खा के कहता हूं कि वो कहते हैं कि यार इससे हमारी जान छुड़वाओ। बिल्कुल आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, और ये मसले का हल तो आज आके इन तंजीमों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ताजरों की फलाह और बहबूद के लिए काम किया जाए। और भली साहब ने बिल्कुल इस हवाले से ठीक कहा
कि कोई किसी भी नाम से काम करे, लेकिन काम नजर आना चाहिए। जो काम करेगा वही सरवाइव करेगा, अदरवाइज ताजर जो हैं जिसको जो काम नहीं करेगा उसे रिजेक्ट कर देंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन रही आपके साथ। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दें इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।